My name is Swati. I'd like to start with a disclaimer today. So when I take a lot of examples from stories or I'm talking about the Mahabharata today and all, this is not a religious context. I use it only because ये मैंने बचपन से सुना है. So in my understanding, every culture and every religion would have all of these. So we don't need to go back to these stories. This is just setting context कि हम अपने कल्चर से, कहानियों से कितना कुछ सीख सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद हम सबके अंदर होता है. यूजुअली हम इस तरीके से देखते हैं कि अपने ही अंदर एक राक्षस है और अपने ही अंदर एक गुड पर्सन है, हमारा कॉन्शियंस है जो हमारे सही गलत के बारे में हमें बताता रहेगा. एंड जब भी हम कुछ करने जाते हैं वो दोनों आवाज़ें पॉपअप होकर आती हैं. हमारा कैरेक्टर इस चीज़ से बनता है कि हम किसकी आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं. कभी हम उस अच्छे इंसान की आवाज़ सुनते हैं, कभी हम उस बुरे इंसान की आवाज़ सुनते हैं. डिपेंडिंग ऑन दैट हम बाहर की सोसाइटी में अपने एक्शंस करते हैं. प्रॉब्लम तब नहीं होता है जब सही गलत की पहचान बहुत क्लियर होती है. प्रॉब्लम तब आता है जब दो आवाज़ें हमारे अंदर जो बोल रही हैं उसमें सही गलत का मापदंड नहीं है, दे आर जस्ट डिफरेंसेस. अब उसमें आप सही का मापदंड नहीं दे सकते, गलत का मापदंड नहीं दे सकते, तो कंफ्यूजन एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या अंतर्द्वंद बहुत बढ़ जाता है. You mean to say when there is no absolute clarity then? There is no absolute to the right and wrong, because some actions can be right for some whereas they end up being wrong for the others. You know, तो given this whole thing, कई बार सही और गलत का एकदम क्लियर इंडिकेशन लेकर आना मुश्किल होता है. दैट्स व्हाई आई चोज महाभारत, क्योंकि रामायण के अंदर कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि क्लियर डिस्टिंक्शन ऑन राम कौन है, रावण कौन है, ड्यूटीज क्या हैं, वो करना इजी होता है. बट महाभारत में द कैकोफोनी एंड द कंफ्यूजन अराउंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इज मच मोर स्ट्रॉन्गर. ना, महाभारत के 18 दिन का युद्ध का सेटिंग, कई लोग बोलते हैं दुर्योधन बुरा था इस वजह से हुआ, कई लोग बोलते हैं धृतराष्ट्र के एम्बिशन की वजह से हुआ, कई लोग बोलते हैं क्योंकि द्रौपदी ने इंसल्ट किया इस वजह से हुआ. बट इफ यू विल सी द सेटिंग स्टार्टेड many generations back. सो कोई भी द्वंद या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का सेटिंग जो हमें इमीडिएटली दिखाई देता है वहाँ से नहीं शुरू होकर वो काफ़ी पहले से शुरू हुआ था. So if we pick up from the example of Mahabharata, the starting point is usually राजा भरत, जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि पैदा होने के हिसाब से we will not have what job is allotted to a person. उसके स्किल एंड उसकी एबिलिटी के हिसाब से the next person will become a king. Now after that, that was something which kept moving along for many generations till the king Shantanu came about. अब शांतनु के टाइम पर ये क्या हुआ, शुरुआत तो यही हुई थी कि एबिलिटी एंड स्किल विल डिसाइड हु विल बी द किंग. लेकिन शांतनु को गंगा से प्यार हुआ एंड शांतनु ने अनजाने में ही मेड अ प्रॉमिस टू गंगा कि आई विल नॉट आस्क यू एनीथिंग, तुम जो भी करोगी वो. एंड गंगा ड्राउन्ड 7 ऑफ देयर सन्स. अब वो राजा, लेकिन द हेल्पलेसनेस दैट बिगैन विद शांतनु, मैंने वचन दे दिया इस वजह से मैं कुछ पूछ नहीं सकता. वचन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन ऑल द एंजाइटी दैट द होल सिटी इज गोइंग थ्रू. पूरे हस्तिनापुर में एवरीबडी हैड क्यूरियोसिटी, एक माँ अपने बच्चों को कैसे ऐसे मार डाल सकती है. सो नोबडी हैड द राइट टू क्वेश्चन. तो वो जो एक हेल्पलेसनेस की सामने आपको दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद यू कैन नॉट बिगिन टू क्वेश्चन. 8th बच्चे के टाइम पे जब शांतनु ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, she decides that she will leave him and work. वही we know that शांतनु के टाइम पे इस तरीके से हुआ था that he just took being a king for granted, क्योंकि being a husband उसको बहुत अच्छा लगने लगा था. So all of these small things, the stage was begin to get set of the conflict from that point of time. Then Shantanu being in love with another person, Satyavati, शांतनु ने तो बोल दिया कि नो, आई कैन नॉट मेक योर सन द किंग. लेकिन भीष्म ने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली उस वक्त. भीष्म ने बोला कि ठीक है, आई विल नॉट मैरी, ताकि
सत्यवती का बेटा राजा बन सके। तो भरत ने जो डिसाइड किया था दैट एबिलिटी एंड स्किल विल डिसाइड कि राजा कौन बनेगा, भीष्म ब्रॉट अ वेरी बिग यू टर्न इनटू दैट टेंडेंसी एंड नेचर कि क्वालिटीज विल मेक अ पर्सन अ किंग एंड नॉट रियली बर्थ। अब क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी and Bhishma decided that he will follow through with that pratigya, he also went and made one more promise. He said कि मैं इस सिंहासन से बंधा रहूंगा, whoever is going to be the king on this सिंहासन, I will serve him. At that point of time वो foresight नहीं रह पाता है, उस सिंहासन पे जो बैठेगा वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। इसका फ्रीडम मुझे फील होना as a server to the throne, भीष्म ने उस अधिकार का भी त्याग कर दिया। सो द सेटिंग ऑफ अगेन हेल्पलेसनेस, फीलिंग टाइड डाउन एंड नॉट द फ्रीडम टू बी एबल टू टेक योर ओन डिसीजंस, दैट कंटिन्यूड आफ्टर शांतनु विद भीष्म। नाउ विद भीष्म आफ्टर दैट सत्यवती के 2 बच्चे हुए, दोनों की डेथ हो गई एंड बिकॉज दोनों की डेथ हो गई सिंहासन वापस से रिक्त हो गया। एंड that process that ended up starting, the confusions that we are working with led on to a Mahabharata which was considered to be one of the biggest battle of that particular time. अब ये अंतत्वंत क्योंकि हमें बाहर दिखाई देता है, it is easier to see. धृतराष्ट्र अंधा था, ठीक है, वो अंधा था, it was just a simple handicap. उसकी वाइफ ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लिया। On one side you can say wow what a beautiful wife, उसने अपने हस्बैंड के चलते अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध दिया। But if you look at the saying आंखों पे पट्टी बांध लेना, यानी सही और गलत के बारे में सोचना बंद कर देना। So the husband was blinded, the wife also blinded herself, leading on to the confusion that happened in the Kauravas. What is right, what is wrong? तो दुर्योधन को भी अगर हम पिकअप करें, ठीक है, हम एक विलनिश बना देते हैं कहानियों में उसको एग्जाम्प्लीफाई करने के लिए, बट दुर्योधन वाज अगेन समबडी हु एक्सेप्टेड कर्म की वो सूत पुत्र हुआ तो क्या हुआ, सो व्हाट इफ ही इज फ्रॉम द लोअर कास्ट इन द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ही हैज अ रिस्पेक्टफुल प्लेस एंड ही विल बी फाइटिंग अलोंगसाइड मी। तो उन्होंने कभी भी कर्म को छोटा नहीं किया, ही ऑलवेज ट्रीटेड हिम एज अ रिस्पेक्टफुल फ्रेंड। यानी कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य also Duryodhan also began to fight for the fact that we need to reconsider birth being the reason for कि उस throne पर कौन बैठेगा। तो युधिष्ठिर उस throne का हकदार बनता था only because he was born a little before दुर्योधन। यही अगर जिस तरीके से भरत ने किया था that he could have gotten those people to prove themselves who was a worthy king, maybe Duryodhan wouldn't have been so upset because वो हार गया होता if Yudhishthir would have won, but only because Yudhishthir पहले जन्मा था, इस वजह से जो भी हुआ his fight was against that. तो यहाँ the point that I'm bringing into focus is यहाँ पे कई चीजें जो सही दिखती हैं बट उनका काफ़ी बुरा रिपरकशन हो सकता है, और कई चीज़ें जो गलत दिखती हैं उनका एक लॉन्ग टर्म में कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। इस तरह की चीज़ों को लेकर जब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, दैट टाइम द कन्फ्यूजन इज द हाईएस्ट, दैट टाइम द महाभारत बिकम्स द मैक्सिमम। इट कुड बी समथिंग एज सिंपल एज वेकेशन पे कहाँ जाना है, हस्बैंड बोलता है ए जगह जाना है, वाइफ बोलती है बी जगह जाना है, बच्चे बोलते हैं सी जगह जाना है। उसी को लेकर घर में आपस में इतना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि 4 बार तो जो वेकेशन हुआ ही नहीं है वो भी कैंसिल हो जाता है, कहीं नहीं जाना है, कहीं बैठे रहो। इट कुड बी समथिंग एज सिंपल एज दैट, या फिर इट कुड बी समथिंग एज कॉम्प्लेक्स इन द इंडियन सोसाइटी लाइक अभी भी while most of us in the bigger cities don't have this problem, but अभी भी ये इशू होता है कि लड़कियां पढ़ी लिखी तो आजकल ऑलमोस्ट एवरी जगह होने लगी हैं, लेकिन लड़की को जॉब करने देना या नहीं करने देना, that is still a very big conflict in the
सेकंड ग्राउंड सिटीज या फिर एकदम ही गाँव में तो और भी मुश्किल हो जाता है। वो लड़की को एक आवाज देना या नहीं देना, तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो घर के अंदर रहती हो, तुम्हें क्या समझ में आता है। So a lot of times if a woman is beginning to speak, should you give her the position to speak in bigger family decisions? Yeah, she is supposed to be only in the kitchen. So whether it is an issue as complex as this or it's an issue of deciding कि आज घर पे हम बाहर से खाना मंगवा रहे हैं तो किस तरह का खाना मंगवाना है, all of this are reasons for conflict. Happy families जहाँ सबको लगता है we are loved and respected, वहाँ ये छोटे छोटे मुद्दे बहुत बड़े नहीं होते। थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ा सा चिल्लाया, थोड़ा सा आज मैं बॉस, थोड़ा सा आज तुम बॉस, तो आज मेरे मन का हो गया तो कल किसी और के मन का हो गया। हैप्पी फैमिलीज, रिस्पेक्टफुल फैमिलीज में ये चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बड़े नहीं बनते। बट जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बड़े बन जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बन जाती है, हमें थोड़ा महाभारत के जैसे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स देखना शुरू करना पड़ेगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट आखिर क्या है। सो द स्टार्टिंग पॉइंट यूजुअली इज इन अ वेरी डिफरेंट प्लेस देन व्हाट वी बिलीव इज द प्लेस इट इज। आई टेक अनदर स्मॉल एग्जांपल। इंपीरियल ब्लू का एक ऐड है, बहुत स्वीट ऐड है, कभी अगर आपकी नज़र पड़े तो देखिएगा। दो आदमी हैं, वो लोग एक एस्केलेटर से ऊपर आ रहे हैं। एक आदमी की वाइफ का फ़ोन आता है तो वो फ़ोन पे है एंड उसको तभी दिखाई देता है कि उसकी शू की लेस खुली हुई है, तो वो झुकता है शू की लेस बांधने के लिए, बट अपना फोन बाजू में दोस्त को दे देता है एंड वो दोस्त उसी तरह से हूं करता रहता है। बीवी को तो लग रहा है हस्बैंड बात कर रहा है। ठीक है, मैंने जितने लोगों को वो एडवर्टाइजमेंट दिखाया है, लड़की हो या लड़का, एक बार तो सबको हंसी आई है। इट इज सो क्यूट, बट एज अ कपल सिचुएशन अगर आप इस चीज को देखेंगे, दिस एटीट्यूड ऑफ कैजुअलनेस, तो अगली बार जब झगड़ा होगा, द झगड़ा विल नॉट बी बिकॉज तुम टाइम पे घर पे नहीं आए। द झगड़ा का मुद्दा वुड बी यू आर सो कैजुअल अबाउट व्हाट आई हैव टू से। बट ये मुद्दा हमें पकड़ में नहीं आएगा, हमको सिर्फ ये लगेगा बीवी केवल किचकिच करती रहती है, राइट? वेयरएज कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा इज द एटीट्यूड। इट इज नॉट कि तुम आज टाइम पे घर पे नहीं आए। So given this whole thing, how do we begin to understand कि conflict का origin किस तरीके से होता है? A small appeal, I guess हम सबको कहीं ना कहीं लगता है कि we all are psychologists, तो yes I agree that common sense is the most important thing in the way we deal with life. At the same time, I would also want to appeal to the fact कि हमारे अपने limitations and biases भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। So conflict का origin देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक न्यूट्रल पार्टी से बात कर लें। Again, I'm not repeating that it needs to be a counselor, but a neutral party who will not take sides of two people. I will connect it to a couple of my old lectures that we've talked about. One of a couple patient that I was working with, Bombay में ही थे, but the boy was brought up in a smaller town and had moved to Bombay, and the girl was from Bombay and they had gotten married. Now that girl, once in 4-6 months, if she is meeting her friends, would drink alcohol. Husband would not drink alcohol. Now the husband comes back and says कि ये गलत है, उसको नहीं पीना चाहिए। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का अगर आप मुद्दा देखेंगे, द कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ऑफ द अल्कोहल, द कॉन्फ्लिक्ट इज द डिफरेंट अपब्रिंगिंग एंड द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन दैट दे ब्रिंग ऑन टू द टेबल। अब वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन में अनफॉर्चुनेटली सही या गलत कुछ भी नहीं होता है, राइट? शुड वी नॉट हैव अल्कोहल? हेल्थ रीजंस, यस वी शुड नॉट हैव अल्कोहल, बट इफ समबडी फॉर प्लेजर सेक्स once in 6 months is having alcohol, nobody else can judge whether that is right or wrong. या बच्चे को चॉकलेट खिलाना है या चॉकलेट नहीं खिलाना है। अभी कुछ दिनों में एक आध बार चॉकलेट खा लिया तो इतना बड़ा चीज नहीं हो जाता है। या आजकल I've been seeing parents are becoming very conscious of the fact कि वो ज़्यादा देर मोबाइल अपने बच्चों के हाथ में नहीं देते हैं बिकॉज उसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए। तो वो ज़्यादा देर मतलब कितनी देर इज ओके,
कॉन्फ्लिक्ट कई बार वहाँ से भी शुरू होता है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ 9-10 ईयर ओल्ड, द मदर विल से तुम डिस्कवरी देखो, तुम्हें 1 घंटा टीवी अलाउड है पर तुम डिस्कवरी देखो, हिस्ट्री चैनल देखो, न्यूज देखो। The child will want to say, I want to watch this cartoon or that serial my friend was talking about and that was happening. So the conflict again begins at that particular point only. So what is the starting point of conflict? The parent is the decision maker. तो वो बच्चे को क्या देखना है वो भी the parent is trying to dictate on that. तो कितनी देर देखना है वो तो डिक्टेट कर ही रहे हैं, बट उसमें भी क्या देखना है वो भी पेरेंट ही डिक्टेट कर रहे हैं। तो वी लाइक टू बिलीव हमने अपने बच्चों को बहुत फ्रीडम दी है, बट पेरेंट्स आर इन्फ्लुएंसर्स एंड पेरेंट्स विल इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग। इट विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू व्हाट द चाइल्ड इज वांटिंग टू डू। टेक अदर स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स दैट हैपेंस। सपोज एक 3 साल का बच्चा है जिसको रोज सेम ही शर्ट पहनना पसंद है, तो उसकी सेल्फ एस्टीम पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? दैट्स अ क्वेश्चन टू सी। बच्चे की सेल्फ एस्टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल के जो उसके दोस्त हैं जिनके साथ वो खेलने जाता है, वो ये नहीं बोलेंगे कि अरे तुमने सेम कपड़े पहने। कौन बोलेगा? वो दूसरे बच्चों की माएं। So the conflict is not कि मेरे बच्चे का सेल्फ एस्टीम सेम शर्ट पहनने से बदलेगा। The conflict is कि और माएँ मेरे बारे में क्या सोचेगी, so I have to put other clothes for the child। कई बार हम इस चीज का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देख पाते। हमें ऐसा लगता है बच्चा जिद्दी कर रहा है, वो सेम शर्ट बार बार मांग रहा है, we should break that habit, but that is a conflict। We are creating a conflict where there is no conflict। So the element to come back and say conflicts का origin कभी भी आज सुबह नहीं शुरू हुआ होता है। आज सुबह अगर कुछ शुरू हुआ होता है, आज रात तक वो खत्म भी हो जाएगा। बट कोई भी मुद्दा, कोई भी अंतर्द्वंद, कोई भी चीज अगर बहुत लंबे तरीके से खींची चली जा रही है, it only keeps multiplying। Right? So one major conflict that a lot of us end up having is what we call the ideal self and the real self। Now हम जो हैं we all want to become better than who we are। तो आज सपोज मान लो मैं यहाँ हूँ एंड मेरा आइडियल सेल्फ इज 2 कदम आगे। इट बिकम्स अचीवेबल फॉर मी। मुझे समझ में आ जाता है मुझे क्या क्या करना है, मुझे किस तरह की ट्रेनिंग लेनी है या किस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बट अगर मेरा आइडियल सेल्फ इज ऑल द वे देयर and my real self is here and I say मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो 2 महीने के अंदर वो सब अचीव करना है, that will again create a lot of conflict, that will create a lot of confusion and fear season। तो कभी हमें दूसरों पे गुस्सा आएगा, तुम्हारी वजह से I am not able to achieve। कभी अपनी inadequacy पे गुस्सा आएगा, I am not good enough, I cannot do it। तो सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स, मूंग की दाल पकानी है 5 मिनट में रेडी हो जाएगी, राजमा पकाना है, भिगाने के बाद भी आपको 5-7 सीटी देना है। तो कौन सी चीज में कितना वक्त लगेगा, अगर ये एक सेंस ऑफ समझदारी हमारे अंदर आ जाती है, रिजॉल्विंग द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स मच मोर इजियर। लेट्स टेक अदर एग्जांपल्स। एक्सट्रीम वाला एक सिचुएशन हो जाता है। पहले के ज़माने में बच्चे सिर्फ स्कूल जाते थे, वापस आते थे और अपना टाइम पास करते थे, खेलते थे, थोड़ा टीवी देखा, थोड़ा मम्मी को हेल्प किया, थोड़ा होमवर्क किया, थोड़ा ये किया, थोड़ा वो किया, तो वो उस तरीके से जीते थे। आजकल मेनी फैमिलीज डू दिस कि बच्चा स्कूल तो जाता ही है, उसमें भी सारी एक्टिविटीज में पार्ट लेता है, उसके अलावा there's a karate class, there's a dancing class, there's a swimming class, there's a badminton class, there's a tennis class, there's a singing class, there's a so इतना ज़्यादा वो होता है that एक जो लेजी टाइम चाहिए होता है जब बच्चा कुछ नहीं कर रहा है ताकि अपने दिल की सुन सके, वो नहीं होता है। so वो ट्रेंड बहुत तरीके से हो जाते हैं, बट फिर उसके बाद में they are not able to execute। Now, इन बच्चों का बचपन में तो एक्टिविटीज खुशी खुशी कर लेते हैं, बच्चों में बहुत एनर्जी होती है। इनका कॉन्फ्लिक्ट कब शुरू होगा? जब वो 22-23 साल के होंगे, जब वो 25 साल के होंगे। उनको बॉसेस पसंद नहीं आएंगे,
उनको ऑफिस का काम बहुत बोरिंग लगेगा, उनको ये होल प्रोसेस ऑफ पैसा कमाने के लिए आई हैव टू लिसन टू दैट बॉस, नो आई वांट इंडिपेंडेंट ओनली, आई विल नॉट लिसन टू एनीबडी, वो वाली एक पर्टिकुलर चीज़ आएगी। तो जितना ऑन द जॉब ट्रेनिंग चाहिए उतना भी बहुत कंफ्यूजन में चला जाता है यंगर जनरेशन के लिए, बिकॉज बचपन में वो एक्टिव रहने के इतने आदी हो चुके हैं दैट वो बैलेंस लेकर आना, वो कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स अ प्रॉब्लम। क्या कॉन्फ्लिक्ट? यार ऑफिस में तो 8 घंटे बैठना पड़ता है, बॉम्बे जैसे शहर में 4 घंटे का ट्रैवल रहता है, 12 घंटे वो हो गए, संडे को मुझे क्रिकेट खेलना है लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम मेरे साथ टाइम नहीं बिताते। कॉन्फ्लिक्ट। I want to play cricket, but my girlfriend says, do this. My mother says, you don't spend time with the family, so I have to be at home, or I want to go for this dance class. I always wanted to go. मैंने सोचा था मम्मी पापा नहीं डाल रहे, मेरे पास पैसा होगा तो I will go. But should I stay home? Should I go for the dance class? Should I do this? Should I do that? तो वो इतना internal conflict हो जाता है in their stability to say कि now we are on the job, let us train and we will find the balance sooner or later. वो नहीं होके वो फिर बाहर की सोसाइटी में और ज़्यादा बुराइयाँ दिखने लगती हैं। So the world is a complicated place. It is a conflictual place. We will find good bosses, we will find insecure bosses, we will find all of that. But the conflict that is happening, कि I am not liking my boss, I am not liking my work, that is not an external conflict, it is an internal conflict. Only if I know that I like the work I am doing, my boss cannot handicap me, because boss के beyond the system is able to see कि ये बंदा काम करता है ना, उसके काम में इतने कम errors आते हैं कि मज़ा आ जाता है। So that going beyond the conflict area वो नहीं होगा if मेरे अंदर ही एक बहुत बड़ा अंतर्बन चलता रहेगा। And only when मेरा अंदरूनी अंतर्मन is not in conflict, is in balance, is when I'll be able to execute the things in the outside world. Yes. So we have all known about laws of attraction, or we attract what is coming to my life. So what will happen if I am in internal conflict? I will attract half-baked people who will add more conflict into my life. If I am feeling a lot more at peace, मुझे कॉन्फ्लिक्ट होता है, सही तरह के लोगों से बात कर लेती हूँ, या आई सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट एंड फाइंड दैट रेस्टिंग प्लेस, then automatically the people I interact with will be maturer, people with whom I can have good sharing and intellectual conversations, rather than people only and only who keep talking about problems. So what I attract will again depend on what are the internal conflicts I am going through. This is a small counselor sharing I am bringing to you. It is amazing. There are times when हमारे क्लाइंटील में वेव्स आते हैं, इन द सेंस कि सडनली बहुत सिमिलर तरीके के केसेस अचानक से आते हैं। अब वो सिमिलर तरीके के केसेस अचानक से कैसे आते हैं, अगर हम मनन करते हैं वी रियलाइज कि कहीं ना कहीं वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी सिमिलर थिंग इन आवर लाइफ। तो सडनली फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी क्लाइंट्स विद चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, बहुत सारे एक साथ आ गए। So at that point of time, I need to ask myself whether I am fighting a memory of mine or my own opinions about child sexual abuse, or I want to do more in that area. या suddenly marital conflict वाले बहुत cases आते हैं. So I want to stop and see if I am going through something of that particular kind. अब ये पूरा ऐसा A is equal to B नहीं होता है, वो A और B अलग अलग होता है. So don't jump into a conclusion here. All I'm saying is, if there is an external projection of a problem, we need to wait for a minute and ask whether I am going through an internal conflict. I'll take a small example here. Luckily, I've been brought up in a family जहाँ पे बच्चों को मारा कभी भी नहीं गया है. तो मैंने पूरी ज़िंदगी में 2 ही थप्पड़ खाए, एक मम्मी से एक पापा से. तो हमारे घर में मारते नहीं हैं. तो
Constraint my father has no conflict around discipline. बच्चों को मार के ही समझाया जाता है या वो बच्चे लातों के भूत होते हैं, ऐसा कोई कंफ्यूजन पापा में नहीं है. बच्चों को हाथ नहीं लगाना चाहिए. That is a clear understanding he works with. So अगर लोकल ट्रेन में भी अगर उन्होंने किसी पेरेंट को बच्चे को मारते हुए देखा है, या the ease with which he can say कि यार मारो मत, क्या बात हो गई, उससे पूछ लो ना, मारो मत. The ease is so easy when he talks about it because there's no internal conflict he works with that particular value in life. But the same confusion what I see in my father is बड़ों की सुननी चाहिए कि बच्चों की सुननी चाहिए. कई बार वो ऐसा कल आज और कल में कंफ्यूज हो जाते हैं. So at times he will say तुम बच्चे हो, अब उन्होंने डांट दिया, कुछ बोल दिया तो तुम माफ़ी मांग लो. And अगर बच्चा बोलेगा पर मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, then he will try to tell the adult person saying नहीं इसका शायद ये मतलब था, तो मेरे पापा कोशिश कर दे सॉल्व करने की पर वो ज़्यादा बड़ी खिचड़ी बना दे because he is not sure कि वो इन लोगों के साइड है कि इन लोगों के साइड है. तो the areas in which उनमें कोई conflict नहीं है, he can be a beautiful influencer. And the areas in which उनको नहीं पता इसकी सुनूं या इसकी सुनूं, he doesn't realize that the problem becomes worse because he is trying to help. So उसी तरीके से जब बाहर की दुनिया का कोई conflict हमें बहुत impact कर रहा है, the conflict is internal. So कुछ conflicts तो काफ़ी positive होते हैं, वो अगर होते हैं तो अच्छा होता है. Let's take simpler examples. किसी बच्चे को छोटे शहर में रहता है, बड़े शहर में जाके पढ़ना है. पढ़ना तो बड़े शहर में जाके है लेकिन घर वालों के साथ रहना है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया. एक बच्चे की पढ़ाई के लिए पूरा परिवार तो डिसलोकेट नहीं हो सकता है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि थोड़ा इंडिपेंडेंट बनना है, थोड़ा अपने पाँव पे खड़ा होना सीखना है, फिर वेकेशंस में वापस घर जाना है. सो इट टेक्स अस अ स्टेप अहेड. बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो सही गलत के दायरे में फंसकर रह जाते हैं. Is it okay for a teenage child to have a girlfriend or a boyfriend? That's a conflict which is there in almost every family where teenagers are there. तो कितना freedom देना is okay, कितना freedom देना is not okay. या freedom देने के बाद ये सुनाना, हमने ही तुमको बहुत छूट दी है, उसका तुम गलत फायदा उठा रहे हो. Oh God. Hello, what छूट did you give me? You told me come back home at 7 o'clock. My friends could come back home at 9 o'clock. तो आपने तो बच्चे के हिसाब से तो आपने छूट नहीं दी, माँ बाप के हिसाब से आपने छूट दे दी. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फिर अनरिजॉल्वेबल होके ज़िंदगी में और आगे और आगे और आगे बढ़ते रहते हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. टीनेजर्स के साथ होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स का शुरुआती पॉइंट इस उस बच्चे का बचपन. It is not जब वो टीनेजर बन गए. Let's take another example. Property fights. Are property fights only adult fights? No. जब भी भाई बहनों के बीच में जो नॉर्मल सिबलिंग राइवलरी एज होता है, बच्चे जब 8 साल की उम्र से 14 साल की उम्र के बीच में होते हैं, उनका ये हमेशा चलता रहता है. आप उससे ज़्यादा प्यार करते हो, आपने उसको वो दिला के दिया, मेरा केक का हिस्सा भी वो खा गया, आप उसको शेयर देते हो, आप ये करते हो, आप वो. हर बच्चे को अपने माँ बाप से शिकायत रहती है 8 साल से 14 साल के बीच में. कुछ बच्चों को बोलने का फ्रीडम फील होता है, कुछ बच्चों को फ्रीडम नहीं फील होता है, वो मन में ही रखते हैं. तो जो बच्चे लोग वो चीज़ को मन में ही रखते हैं, या जो बच्चे को बुली करने के लिए कोई रोकता नहीं है उस उम्र में कि सब कुछ उसने ले लिया, वो गुस्सा हो जाएगा, उसको दे दो, वो बाद में जाके प्रॉपर्टी को लेके लड़ेंगे. जिसको कुछ नहीं मिला क्योंकि वो चुप रहता था, वो इसलिए लड़ेगा अब तो मैं चुप नहीं रहूँगा, अब तो मुझे प्रॉपर्टी का ये वाला हिस्सा पूरा चाहिए ही. एंड ऑन द अदर एंड जिसको बुली करने की आदत है, उसको आदत हो गई है टू हैव कि एवरीबडी शुड एग्री विद व्हाट आई वांट, सो आई वांट द बिगर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. तो कहीं हमको लगेगा प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट इज बिकॉज ऑफ बड़े हो जाना, या बीवियों की वजह से शुरू हो गया, या उसकी वाइफ ने उसके कान भरे वगैरह वगैरह वगैरह. बट द प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट हैज स्टार्टेड वे 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 सूनर दैन व्हेन इट हैज manifested. So my
today's point is only to always look at the starting point of the conflict. Now यहाँ पे starting point is again a complicated scenario. Again महाभारत की कहानी पिकअप कर रही हूँ. कंस मामा करके थे, उनको समझ आया कि उनकी सिस्टर का बेटा उनका खून करने वाला है, तो उन्होंने अपनी सिस्टर को एंड बहनों को दोनों को जेल में डाल दिया. आजकल के बच्चों का ये लॉजिक रहता है, इट इज़ क्यूट ऑल्सो. बोले यार उसको बच्चे नहीं चाहिए थे तो अलग अलग जेल में डालना था ना, साथ में जेल में क्यों डाला. बट एनीवेज उन्होंने उनको जेल में डाल दिया. अब वो जेल में डाल दिया तो फिर 8वां बेटा मर्डर करेगा करके कंस का अंदाजा था, तो उसने डिसाइड किया था कि पहले 7 बच्चों को नहीं मारूंगा. बट अगर वो नहीं मारेगा तो भगवान जन्म नहीं लेंगे. तो वो जो भी कॉम्प्लिकेशन वहां पे था, नारद ने आके थोड़ा सा आग लगाई. उन्होंने एक सर्कल बनाया एंड बोला नाउ यू टेल मी वेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट. 8वां बेटा पहले पैदा हो गया तो फिर कंस ने सारे बच्चों को मारा एंड द 7th and the 8th child of Devaki survived. That is the story. तो उसी तरीके से when I'm saying know the starting point of conflict, understand that it is in a circular position. There is no literal starting point. हर जनरेशन, हर इंसान, हर मोमेंट छोटी छोटी गलतियां करता है. जब वो गलतियां बहुत इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर वो अचानक से एक युद्ध का या एक बहुत बड़े ब्रेकडाउन का रूप लेता है. ग्लोबल वार्मिंग, डिड इट स्टार्ट ओनली टुडे? It's accumulation. Generations have worked with disrespecting nature and that has led on to nature having its own formats of breakdown. Yeah, there's another beautiful example. अभी जो मुझे याद आ रहा है is in the movie मंगल पांडे राइजिंग. उसके अंदर there is a sequence जहाँ पे इंडियन सिपाहियों ने डिसाइड किया है कि वो लोग अंग्रेजों के ऊपर धावा बोलेंगे. अब ये जो पर्टिकुलर डिसीजन होता है, एक आदमी जो बहुत दारू पीता है और बहुत ईगो में आ जाता है, वो जाके अपनी बीवी को बता देता है हम सब मिलके अंग्रेजों पे धावा बोलेंगे. Now this बीवी is breastfeeding the child of an English woman. She is in love with that child. तो वो जाके उस आदमी को औरत को बोल देती है that वो लोग धावा बोलेंगे. वो औरत के साथ कोई ब्रिटिश ऑफिसर होता है जो वो सुन लेता है. तो इस वजह से ब्रिटिशर्स को पहले ही पता चल जाता है that the people are going to rebel. अब जब आप स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि कोई एक इंसान या एक गलती या एक सिचुएशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर wars as big as Mahabharata. Its starting point is circular. एक बहुत सप्रेस्ड आदमी ने बीवी को बताया, बीवी किसी और बच्चे से प्यार करती थी, उसने उसको बताया, उस बच्चे की माँ के साथ कोई और था तो उसको पता चला. So whenever we are trying to find out the starting point of conflict, we need to be aware that it will go in a cycle and it will not be clear indicator कि इसने ये गलत. महाभारत का युद्ध द्रौपदी की वजह से नहीं हुआ था. महाभारत का युद्ध शांतनु की वजह से नहीं हुआ था. महाभारत का युद्ध भीष्म की वजह से नहीं हुआ था. सबने थोड़ा 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 कुछ किया जो उनको उस वक्त पे सही लगा. That's what I'm saying. In conflict, if it is one is right, one is wrong, it is easier to settle the war. But in conflict, if one is not right and another is not right, it is always very difficult to settle the war. So, conflict कहाँ पे आते हैं? Conflict केवल अच्छी चीज़ों में नहीं, बुरी चीज़ों में नहीं आते हैं. वो जब कई चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो फिर conflict की उत्पत्ति होती है. And conflict is like a complicated puzzle. छोटे 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 टुकड़ों में आपको वो मिलेगी. एकदम से कोई आके आपको आंखों पे ये नहीं बोलेगा ये प्रॉब्लम है अपना. तो अगर हस्बैंड वाइफ भी झगड़ रहे हैं तो वो क्यों झगड़ा हुआ, वो अगर बैठकर काफी वक्त तक बात करेंगे तो समझ में आएगा. यहाँ पे मुझे ये हर्ट हुआ था, यहाँ पे ये चीज हुई थी, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ तो फिर उनको वो मुद्दा
समझ आएगा। जस्ट बाई सेइंग तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है इस वजह से हमारा झगड़ा होता है, या तुम ऐसे हो इस वजह से हमारा झगड़ा होता है, दैट इज ब्लेमिंग, दैट इज नॉट डिस्कवरिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो अ वेरी good emotional way to understand conflict is introspection. जब आप थोड़ा सा figure out करते हैं कि what is going on with me. So connecting today's lecture back with last lecture that I talked about, letting go emotions. आप कोई भी चीज़ को let go कब कर सकते हैं, इस जब आप उसके starting point and उसका जो development का तरीका है दोनों को समझ पाते हैं, तो फिर आप उस चीज़ को माफ़ कर पाते हैं, तो फिर आप उस चीज़ को पकड़ के नहीं रखते हैं, ग्रज नहीं होता है और वो जाने देते हैं. सो लेटिंग गो कैन हैपन इफ वी अंडरस्टैंड द महाभारत. एंड दिस समथिंग हमारे स्कूल में हमसे एक ऐसे लिखवाया था. इट वाज सेड इफ यू वांट पीस बी रेडी फॉर वॉर. सो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, झगड़ा हो जाएगा यार ये सोच के तो मन में बहुत बेचैनी और परेशानी होती है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं, यहाँ पे चुप रहते हैं, दो मुझे अंदर से गुस्सा आता है पर चुप रहते हैं, झगड़ा हो जाएगा. ये जो हम लोग चीज़ें करते हैं एक्चुअली दीज आर द स्मॉलर मिस्टेक्स which will lead on to a much bigger catastrophe. So if I am ready for war and despite that I am not at war, that means I am at a peaceful place. But मैं war में हार जाऊंगी इस वजह से I am not coming up with war. That means I am in a conflict zone. So would wrap up with the thought with the gynecologist example. A gynecologist knows a lot more than a midwife. Okay, they have educated themselves to a place जहाँ कोई भी complications हो तो finally they are going to be able to do the surgery at the right time or the intervention whatever is required. Despite that, a good gynecologist is the one who will still wait for the natural way of birth, and only if there is a complication will they step into. So if I am at constant war, constantly सर्जरी करना है, ये फिक्स करना है, वो फिक्स करना है, वो फिक्स करना है, that means मैं मुद्दे को वक्त ही नहीं दे रही हूँ for it to manifest कि आखिर प्रॉब्लम क्या है. If I am constantly at peace, झगड़ा ही नहीं करना है, बात ही नहीं करनी है, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो प्रॉब्लम होता है, and I am in constant suppression, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे आकर that will become a much bigger manifested problem. जितने भी रेवोल्यूशंस हुए हैं, जितने भी वॉर्स हुए हैं, दे आर आउटकम्स ऑफ मच स्मॉलर मिस्टेक्स rather than one thing which has changed the event history. History wasn't made out of big wars, it was made out of what led on to those wars. So let us enjoy conflict, respect conflict, but have a slightly bigger vision and not look at conflict के reasons only temporally close. यानी time wise 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 15 दिन पहले, वो वाली चीज़ें हमें नहीं देखनी है. And the second thing is the identification between my ideal self and my real self. मैं जो अपने आप से चाह रही हूँ logistically and realistically वो कितना feasible है. तो अगर मेरा सपना है that I will write my own book, वो बुक अभी अगले महीने तक तैयार हो जानी चाहिए, that is an unrealistic expectation. मुझसे तो बुक कभी लिखी नहीं जाएगी. That is again giving up on something. But if I say yes, I will begin to gather material, and maybe that's my desire that over a period of time I shall write my own book. So हर इंसान किताबें लिख सकता है, हर इंसान डांस कर सकता है, हर इंसान सब कुछ कर सकता है, but उसको सही वक्त and sahi effort. Conflicts is actually the place for growth. It is not the problem. But conflict को अगर growth के रूप में नहीं देखा, starting point नहीं समझा, तो वो युद्ध होकर एक बार बुलडोजर जिंदगी पर घुमाकर फिर वापस से नई शुरुआत की कोशिश करती है. तो महाभारत के युद्ध के बाद भी सब खत्म नहीं हुआ था. The next generation took over to start a new kind of ideology. अर्थक्वेक्स होते हैं तो चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं,
वहाँ पे एक नई शुरुआत होती है उस जगह के अंदर. So let us understand conflicts, enjoy conflicts, and that will become hub for growth. Thank you. Thank you.